योर हिंदी टीचर नीतू दुबे फ्रॉम RRB ई-लर्निंग। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6-7 वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब पहले आप लोग सीख लीजिए कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को कहते हैं। सार्थक और व्यवस्थित का क्या मतलब हुआ कि मतलब जो शब्द ऐसे शब्द जिसकी कुछ मीनिंग निकलती हो, और व्यवस्थित मतलब सीक्वेंस में सही तरीके से हो, जहाँ कर्ता होना हो, जहाँ कर्म होना चाहिए वहाँ कर्म हो, जहाँ क्रिया होनी चाहिए वहाँ क्रिया हो। वो पूरी व्यवस्था जब होती है और शब्द पूरे सही तरीके से समझ में आते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। चलिए मैं आपको वाक्य की परिभाषा समझाती हूँ। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग, यानी कि वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, इसको सब्जेक्ट और ये क्या है? प्रेडिकेट। इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा। अब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ या कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम आज क्रिकेट खेलेगा, तो इस वाक्य में किसके बारे में बात कही जा रही है? राम के बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पे देखिए कहा जाए राम आज क्रिकेट खेलेगा, तो राम यहाँ पे क्या हो गया? राम उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो बाकी बचा हुआ होगा वो क्या है? विधेय, यानी प्रेडिकेट होता है। दूसरा अंग क्या है इसका? विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। क्या बोला मैंने? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। जैसे राम आज क्रिकेट खेलेगा, राम आज क्रिकेट खेलेगा में आज क्रिकेट खेलेगा जो है वो क्या है? विधेय है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आज खेलेगा, ये क्या है? विधेय है। बच्चों, अब इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। माता जी मंदिर जा रही हैं। अब इसमें जो पूरा सेंटेंस है वो किसके बारे में जा रहा है? माता जी के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए माता जी क्या हो गई? उद्देश्य हो गए, और मंदिर जा रही है जो बचा हुआ वाक्य है वो क्या हो गया? विधेय हो गया। दूसरा, छोटी लड़की गेंद से खेल रही है, तो ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में कहा जा रहा है? कौन गेंद से खेल रहा है? छोटी लड़की। तो यहाँ छोटी लड़की क्या हो गया? उद्देश्य, और गेंद से खेल रही है बचा हुआ जो बाकी वाक्य है वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। अब हम आपको क्या बताएंगे कि उद्देश्य और से हम पहचानते हैं। बच्चों, जब कोई सेंटेंस होता है, जैसे कोई सेंटेंस है कि राम विद्यालय जाता है, तो हमको क्या करना है? इसमें उद्देश्य और विधेय छांटने के लिए हम क्या करेंगे? पूछेंगे विद्यालय जाता है, तो हमको क्या आंसर मिलेगा? राम। क्या जवाब आएगा? राम। तो जो हमको जवाब आएगा वही उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, पूछेंगे राम, या इसके बाद राम के बारे में आगे क्या कहा गया है कि वह विद्यालय जाता है, तो बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस होगा, वाक्य होंगे, क्या कहलाएंगे? विधेय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य, और उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है ये कहलाता है। अब वाक्य के भेद के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बच्चों, वाक्य के भेद कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा रचना के आधार पे। क्या बताया मैंने बच्चों? वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अर्थ पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, अब हम वाक्य का जो दूसरा भेद है रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? रचना के आधार पर वाक्य के
तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब हम एक एक वाक्य को लेंगे और आपको उसकी परिभाषा उदाहरण के सहित समझाएंगे। पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया एक विधेय और एक उद्देश्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या बोला मैंने कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया हो, एक ही विधेय हो और एक ही उद्देश्य हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि नमन मेरा सहपाठी है और दूसरा वे लकड़ी के घोड़े पर चक्री में घूम रहे हैं। ठीक है बच्चों अब मैं थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुख्य क्रिया क्या है और एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य क्या है। इसको मैं बता देती हूँ कि जब कोई वाक्य होता है तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहले क्या होता है कि कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है। जैसा कि इंग्लिश में होता है ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? एक सहायक क्रिया होती है और एक मुख्य क्रिया होती है। जैसे इज, एम, आर, है ना, है इत्यादि चीजें जो होती है वो क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। और जो मेन काम होता है, जैसे राम विद्यालय जाता है, तो जाना जो है वो मुख्य क्रिया है। ऐसे इसमें ये लकड़ी के घोड़े पर चक्री में घूम रहे हैं, तो यहाँ घूम रहे हैं जो है वो मुख्य क्रिया है। तो क्या होता है, सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होगी, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। यहाँ पे देखिए कि नमन मेरा सहपाठी है, तो इसमें नमन क्या है? उद्देश्य है और बाकी चीजें क्या है? विधेय है। इसमें एक ही उद्देश्य है। ऐसे ही इसमें वे लकड़ी के घोड़े पर चक्री में घूम रहे हैं, इसमें भी वही चीज है। ठीक है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और एक क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है बच्चों, इसी तरह मैं सरल वाक्य का एक दो उदाहरण आपको और बता देती हूँ। जैसे कि सीता विद्यालय जाती है, तो क्या हो जाएगा? सीता विद्यालय जाती है, उसमें क्या हुआ? सीता उद्देश्य हो गई, उसके बाद विद्यालय जाती है, पूरा सेंटेंस क्या हो गया? आगे का जो हुआ वो विधेय हुआ और जाना जो हो गया वो क्या है? मुख्य क्रिया। मतलब मेन काम क्या हो रहा है, जो सेंटेंस हो उसमें जो मेन काम हो रहा है वही मुख्य क्रिया कहलाती है। इस तरह के वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं बच्चों। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की परिभाषा आप देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक या योजक से जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों संयुक्त का मतलब मैंने अभी आपको पहले जो ई लर्निंग क्लास होती थी ना हम लोगों की वेकेशन के पहले, मैंने बताया था ना, संयुक्त मतलब क्या होता है? जुड़ना, किसी चीज को जोड़ देना। तो दो उपवाक्य, अब उपवाक्य का मतलब क्या होता है? उपवाक्य का मतलब होता है कि छोटे छोटे सेंटेंसों को, दो अलग अलग सेंटेंस कहे गए सेंटेंसों को जब हम जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो वो एक नया वाक्य बन जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य का सीधा सीधा मतलब आप समझिए कि दो वाक्य को, जैसे आप चाय पिएंगे, यहाँ पर उदाहरण देखिए क्या लिखा है? आप चाय पिएंगे या कॉफी। तो ये पहले सेंटेंस कैसे हो सकता है? आप चाय पिएंगे और दूसरा आप कॉफी पिएंगे। अब ये दो वाक्य हो गए, तो दोनों वाक्य को जोड़ दिया या के द्वारा। किससे? या से। यहाँ पे देखिए समुच्चय बोधक या योजक। योजक का मतलब होता है जो जोड़ने, जैसे और, किंतु, परंतु, इस तरह की चीजों से जब हम वाक्य को जोड़ देते हैं, दो अलग अलग छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण, वह गांव चला गया क्योंकि शहर में कुछ काम नहीं था। तो ये पहला सेंटेंस ऐसा होगा, वह गांव चला गया, दूसरा शहर में कुछ काम नहीं था। दो सेंटेंस हो गए, दो वाक्य हो गए। अब इन दोनों वाक्यों को हमने किससे जोड़ दिया? क्योंकि। ठीक है, क्योंकि से ये जुड़ गया तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। और जब ये दोनों वाक्य अलग अलग रहेंगे, दोनों के साथ अलग, वह गांव चला गया जो है शहर में कुछ काम नहीं था, तो ये क्या होंगे? तब सरल वाक्य कहलाएगा ये। लेकिन जब दोनों सरल वाक्यों को जोड़कर एक हमने वाक्य बना दिया और योजक उसमें लगा दिया क्योंकि, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। बच्चों संयुक्त वाक्य को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि वो समुच्चय बोधक या योजक के साथ किंतु, परंतु, लेकिन, या इस तरह की चीजों से जुड़ा होता है, तो आप उसको अच्छे से पहचान सकते हैं कि संयुक्त वाक्य है। अब तीसरा क्या है? मिश्रित वाक्य। बच्चों मिश्रित वाक्य की परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हो कि उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं।
इसका उदाहरण क्या है? उस पेड़ पर चढ़ जाओ जो फल से लदा है। क्या लिखा है? उस पेड़ पर चढ़ जाओ जो फल से लदा है। अब आप परिभाषा को अच्छे तरीके से एक बार देखिए तो आपको क्या समझ में आएगा। इसमें हमने परिभाषा में क्या बताया कि मिश्रित वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में एक वाक्य, दो सरल वाक्य होंगे। पहला वाक्य जो होता है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होगा या दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे आश्रित होगा। ठीक है, दो सरल वाक्यों को हम जोड़ के बनाते हैं और इसे जो पहला होगा, जो जिस अगर मान लीजिए दूसरा वाक्य इस पे निर्भर होगा तो ये प्रधान वाक्य बन जाता है। अब यहाँ पे कहा ना कि उस पेड़ पर चढ़ जाओ जो फल से लदा हो, तो इसमें क्या है? किस पेड़ पे चढ़ना है? जो कि फल से लदा है। तो ये पहला वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पे निर्भर है कि चढ़ना उसी वाक्य पेड़ पे है जो फल से लदा हो। ठीक है, जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। अब इसमें क्या है? मैं दरवाजे पे पहुंचा, वहां पहुंचने पे क्या देखा? वहां ताला लगा हुआ था। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पे निर्भर है। वहां पहुंचने पे उसको क्या पता चला कि ताला लगा, और उसको पता कब चला? वहां पहुंचने पे, जब वो वहां पहुंचा तभी उसको पता चला। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है ना। इस तरह के वाक्यों को हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको हमने क्या बताया बच्चों? वाक्य के बारे में हमने पूरी अच्छे से जानकारी दे दी। अब हम एक बार इसको अच्छे से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। कि वाक्य का भेद रचना के आधार पे, उसके तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में हमने क्या बताया कि सरल वाक्य में एक ही विधेय, एक उद्देश्य और एक मुख्य क्रिया होती है। एक सिंपल सेंटेंस होता है, ना उसमें प्रश्न पूछा जाता है, ना उसमें निगेटिव होता है, ना आज्ञा होता है, ना कुछ नहीं। एक सिंपल सेंटेंस जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है सरल वाक्य। किंतु परंतु, आश्चर्य, है ना, विस्मय, खुशी, कुछ भी नहीं होगा। एक साधारण वाक्य होगा, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। उसके उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक वाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक से जुड़ जाते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी दो सरल वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बना दिया, किंतु, परंतु, या, लेकिन इत्यादि चीजों से उसको जोड़ दिया और वो एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज से जोड़ दिया उसको, कि दो सरल वाक्य उठाए और जोड़ दिया। आप कॉफी पियेंगे या नहा रहे हैं, इस तरह के वाक्य जोड़ना ठीक नहीं होगा, है ना। ऐसे वाक्य जोड़ते हैं जिनका एक सार्थक अर्थ समझ में आए। ठीक है, संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय या योजक के द्वारा जुड़ जाते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसके ये दोनों उदाहरण रहे। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो और पहला वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर हो तो उसे एक वाक्य प्रधान वाक्य कहलाता है और दूसरा वाक्य आश्रित वाक्य कहलाता है। यानी कि एक सेंटेंस जो होगा, सरल सेंटेंस, दूसरे सरल सेंटेंस पे निर्भर होगा और दोनों मिलकर एक सार्थक वाक्य बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। मुझे लगता है बच्चों आपको शायद वाक्य अच्छे तरीके से समझ में आ गया। थैंक यू बच्चों। कल मैंने आपको वाक्य पढ़ाया था कि वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के भेद क्या होते हैं। आज हम आपको वाक्य के भेद बताएंगे। वाक्य के भेद दो होते बच्चों, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है बच्चों, अब अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं पहले आपको सबसे पहले 8 भेद के बारे में बता देती हूँ। पहला क्या होता है? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा संकेतवाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादिवाचक वाक्य, छठा आज्ञावाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने कि वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। और अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पे आज वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, जिसको मैंने बताया आपको कि निषेध वाक्य, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक और संदेहवाचक। अब चलिए बच्चों मैं इसमें एक एक वाक्य को आपको पूरा परिभाषा सहित एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है बच्चों, पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य कथन हो,
उसे विधान वाक्य कहती है। क्रिया करने और होने का सामान्य कथन का मतलब क्या होता है बच्चों कि नॉर्मल क्रिया हो रही है, ना उसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ना उसमें नहीं है, ना उसमें आज्ञा है, ना उसमें संकेत है, बस साधारण एक वाक्य होगा, उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और आज शनिवार है। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया के होने का कथन हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन वाक्यों में एक क्रिया के ना होने का कथन हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि धूप में मत घूमो, वह संग्रहालय नहीं गया था। निषेधवाचक वाक्य बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। निगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं शब्द जुड़ा होता है, जिसमें नकारात्मक जो है संदेश आता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी जिसमें नहीं जुड़ा हो। इसको पहचानने का एक सही तरीका होता है, इसमें ना, नहीं, मत इत्यादि चीजें जुड़ी होती हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये निषेधवाचक वाक्य है। चलिए बच्चों, अब निषेधवाचक वाक्य के एग्जाम्पल देखिए। धूप में मत घूमो, इसमें जो मत शब्द है ये क्या दिखा रहा है कि काम नहीं करना है। ठीक है। वह संग्रहालय नहीं गया था, इसमें ये निषेधवाचक वाक्य है। इसे कैसे पता चलता है कि इसमें नहीं आया है? तो निषेधवाचक वाक्य में मत करो, नहीं, ना इत्यादि चीजें आएंगी, तो उसी से हम समझ जाते हैं कि ये निषेधात्मक वाक्य है। सॉरी। अब तीसरा क्या है, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने का बोध होता हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या पढ़ाया मैंने बच्चों? संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि समय पर डॉक्टर आ जाते तो वह बच जाता, यदि आप कहते तो मैं रुक जाता। अब बेटा संकेतवाचक वाक्य का जो डेफिनेशन है मैं उसको आप सरल भाषा में समझा देती हूँ कि अगर पहला काम हुआ है, अगर दूसरा काम हो जाता तो पहला काम हो जाता, यानी कि जैसे अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। जैसे इस वाले वाक्य में क्या है कि यदि समय पर डॉक्टर आ जाता तो वह बच जाता, यानी कि डॉक्टर के आने पर उसका बचना निर्भर था। तो पहला वाक्य किसके, जो दूसरा वाक्य है वो किसके निर्भर हो रहा है? पहले वाक्य पे। तो इसमें आपके डेफिनेशन में भी यही लिखा है ना कि एक वाक्य, एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ लेते तो अच्छे नंबर आ जाते, यदि मैं समय पर पहुंच जाता तो ट्रेन मिल जाती। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब चौथा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा गया हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या आप कल से यहीं थे? ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसमें प्रश्न चिन्ह बना होता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है और इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद क्या है? विस्मयादि वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मय आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि वाक्य कहते हैं। क्या लिखा है? पांचवा क्या है बच्चों? विस्मयादि वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मय आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि वाक्य कहते हैं। जैसे वह तुमने सबको खुश कर दिया। क्या लिखा है एग्जाम्पल? वह तुमने सबको खुश कर दिया, उफ कितनी गर्मी है। अब बच्चों इस वाक्य को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जिस वाक्य में आश्चर्य प्रकट हो, खुशी हो, दुख हो, शोक हो, जैसे होता नहीं कि अरे वाह, उफ, खुशी इत्यादि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया? अब छठा क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जिसमें आज्ञा दिया जाए। ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्या बताया वाक्य बच्चों मैंने कि जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं।
आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण क्या है? यहाँ आप कुछ दिनों तक रह सकते हैं। इसमें क्या है? परमिशन दे रहा है वो कि आप यहाँ पे कुछ दिनों तक रह सकते हैं, तो एक आज्ञा हो गई ना। दूसरा क्या है? इस पाठ को पूरे ध्यान से पढ़ो। जैसे मैं आप लोगों को क्लास में बोलती हूँ ना, इस पाठ को ध्यान से पढ़ो, तो वो क्या होता है? ऑर्डर होता है ना। इसमें ऑर्डर, अनुरोध, अनुमति या सजेशन भी आ सकता है, यानी किसी को सजेस्ट कर सकते हैं हम कुछ कि तू ऐसा करो वैसा ना करो। ठीक है। अब सातवां है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का वर्णन हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्या पढ़ा है मैंने? इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का वर्णन हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, 9 वर्ष मंगलमय हो। तो इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें हम किसी के लिए कुछ विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, है ना, या किसी के लिए कुछ कामना करते हैं। हम बोलने वाला, वक्ता का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बोलने वाला। यानी कि अगर मैं, मेरे सामने कोई खड़ा है और उसको बोलती हूँ मे गॉड ब्लेस यू, या भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी लंबी आयु हो, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब 8वां वाक्य क्या है बच्चों? संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, बस आ चुकी होगी, लगता है आज तेज बारिश होगी। ठीक है बच्चों। संदेहवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें संदेह प्रकट हो, मतलब काम होने की सर्टेनिटी ना हो, निश्चित ना हो कि काम हो गया है या हो चुका है, मतलब संभावना हो कि शायद काम हो गया होगा, है, लगता है हो गया होगा, या लगता है कि ऐसा होगा। इस तरह की चीजें जो आएंगी जिसमें कि डाउट वो हम लोग करते हैं, उस तरह के वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको इसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी।